गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। राइट। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो चैप्टर्स अपलोड किए गए हैं आप पहले वो देख लीजिए। अगर आपने वो चैप्टर्स जो है उनकी वीडियोस लगाई हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड किए, तभी आप ये चैप्टर जो है आगे समझ पाएंगे। बिकॉज आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से जो है आप उनको समझ पाएंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? क्योंकि हमने क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, हम लोग जो है बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ये सब हम करते क्यों हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ये जानना चाहते हैं। राइट। और या फिर मैं ये कहूँ कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और उनको रिकॉर्ड करने का पर्पस होता है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जान पाए और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए। अब इसके बाद क्या आता है कि जब आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अकाउंट्स जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। राइट। उसके अंदर क्या होगा, एक हम क्या करें, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करें। इसी के साथ साथ हम क्या करें कि उसके अंदर हम लोग एक चीज़ को और फॉलो कर सकते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। रूल्स हों, रेगुलेशंस हों, उनको फॉलो किया जाए। अब जो रूल्स फॉलो किए जाएंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो किए जाएंगे, तो इसका होगा क्या बेनिफिट कि जब सभी लोग अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैं एक स्टैंडर्ड को, एक फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ और आप भी उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम जो है कंपेयर करना जो है ईजी रहता है। राइट। तो ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं। बेसिक पर्पस क्या है, यूनिफॉर्मिटी लेके आना। और यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करते हुए, ठीक है, आप अकाउंट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के लिए, जो आप भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसीलिए क्या किया गया कि कुछ रूल्स को फॉलो किया गया और उन रूल्स को एक नाम दिया गया जिसको बोला गया गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको गैप के नाम से जाना गया। तो जिन रूल्स को फॉलो किया गया और उनको एक नाम दिया गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसे जनरली एक्सेप्ट किए जाने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, ताकि अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन किया जाए, कंपेरेबल हो। ठीक है। और इसके बाद पहले ही कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया, लेकिन जब इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा तो सभी लोगों ने इसको जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। राइट। तो इसी से अब हम समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर क्या है, या फिर ये कहें कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट हम बात करते हैं इसका फर्स्ट नेचर क्या है, फर्स्ट नेचर को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नेचर क्या बताता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल होते हैं, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अब यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का क्या मतलब होता है, ये ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे रूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी। और इसी से क्या होता है कि आप जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। राइट। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि सभी ने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया, तो सभी के अकाउंट्स एक यूनिफॉर्म तरीके से बनाए गए और उन्होंने रूल्स को फॉलो किया, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट्स में वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेकंड, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये क्या है, मैन मेड होते हैं। राइट। मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, मैन मेड है। अब मैन मेड का क्या मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये एक्सपीरियंस के बेस पे और एक पर्टिकुलर रीज़न के बेस पे बनाए गए हैं। ये कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है कि कोई साइंस का फॉर्मूला है जो लैब में तैयार किया गया हो। राइट। जैसे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की कोई फॉर्मूले होते हैं, ये वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स।
थर्ड अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो ये है ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि देखो जिसको चेंज किया जा सकता है, ऐसे ये रिजिड नहीं है, दे आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। आप इसको चेंज कर सकते हो समय अनुसार, जैसे कोई न्यू टेक्निक आती है हम उसको फॉलो करते हैं, ऐसे ही आप बिजनेस प्रैक्टिसेस में आप अगर कोई नया चेंज देखते हो तो आप उसके अंदर, या गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज आता है तो हम इन प्रिंसिपल्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है मैंडेटरी की भी जो ये है तो ये हमेशा यही रहेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज दे आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड, अब जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि इनको जो है आमतौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। इस ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये बेस हैं, गाइडलाइन है अकाउंटिंग की, जनरली इनको हम एक्सेप्ट करते हैं। और जनरली एक्सेप्टेंस जो होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वो डिपेंड करती हैं हाउ वेल इट सेटिस्फाई, किस तरीके से ये सेटिस्फाई करती है 3 पॉइंट्स को। देखो मेन इसके अंदर ना जो पॉइंट आते हैं वो यहाँ से 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है रेलिवेंसी, रेलिवेंस। सेकेंड है आपका इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। एंड थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपका आता है फिजिबिलिटी। अब ये आपको जो है अच्छे से समझनी है, अब सारा ध्यान आप यहाँ लगाएं स्क्रीन पे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, रेलिवेंसी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल इज रेलिवेंट, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है आपको रिजल्ट जो दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, इफ़ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो आपको चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंसी का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कि इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं और ये आपके वही इन्फॉर्मेशन दे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किस कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है, रेलिवेंस को। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है अकाउंट्स बनाए गए हैं, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं, जो रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो मतलब यहाँ पर कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस है जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। और ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो इम्प्लाई करती है कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, विच मीन्स दैट यहाँ पर अगर सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस, आप जान सकते हो। कुछ ऐसे तरीके होते हैं अकाउंट्स में, जैसे आप आगे प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा कि कुछ ऐसी करेक्शंस आप कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। तो आप जान सकते हो कि आपके अकाउंट सही तरीके से मेंटेन किए गए हैं या नहीं। फिजिबिलिटी क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है अगर इनको आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, आपको इनको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं आती है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, तो मतलब क्या है, ये फिजिबल है, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो 3 पॉइंट हो गए। एक तो अकाउंट क्या है, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेलिवेंस। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है, फ्री फ्रॉम बायसनेस है, अकाउंट्स सिस्टम से मेंटेन किए गए हैं। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको अप्लाई कर रहे हो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अब आपको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है, राइट। तो आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक में से इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप समझो कॉन्सेप्ट है क्या। समझने के बाद आप अपनी बुक में से रीडिंग लो और आप उसको प्रिपेयर करो। जो +1 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी बुक में से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस बुक को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप जो है यहाँ से नोट्स बना सकते हैं वेरी इजीली। मैंने मेन पॉइंट इसके अंदर सारे लिख दिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखिए काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जनरली क्या है कि इनको डिस्क्राइब किया गया है वेरियस टर्म्स में, जैसे एजम्पशंस भी बोला जाता है, कन्वेंशंस भी बोला जाता है, कॉन्सेप्ट्स भी बोला जाता है, डॉक्ट्राइन्स और पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है। मतलब बहुत से नाम है जिनसे इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो हमने जो बात करनी है जनरली हम देखते हैं कि इनको प्रिंसिपल को क्लासीफाई किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये 2 कैटेगरीज है कौन सी। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएंगे तो बेहतर रहेगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स बाद में बना सकते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और या फिर इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो 2 इसके पार्ट होते हैं, बेसिकली इनको 2 पार्ट्स में जो है क्लासीफाई किया गया है, डिस्क्राइब किया गया, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है।
अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब यहाँ से देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की और प्रिंसिपल्स की, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात करें, जिस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो सेम मीनिंग देते हैं सभी को। मतलब डेटर का मेरे लिए जो मीनिंग है डेटर का, वो भी आपके लिए भी वही मीनिंग है। ऐसा नहीं है मेरे लिए डेटर का मीनिंग कुछ और है और आपके लिए डेटर का मीनिंग कुछ और है। क्रेडिटर का जो मीनिंग है वो सबके लिए सेम है। तो जो अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है वो सेम मीनिंग कन्वे करती है सभी को, ठीक है। तो वो सभी को मीनिंगफुल रिजल्ट देती है। और मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट जो है वो एग्री होते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है यूजली फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने बात की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है जब, तो इसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को ना सभी अकाउंटेंट्स मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट जो है इनको फाउंडेशन माना गया है, ठीक है। अब इनको बनाते हुए आपने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए, और जो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, यही फाउंडेशन है, ये नींव है किस चीज़ की, अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग करते समय, अकाउंट्स बनाते समय आप इनको फॉलो करते हो। कोई भी एंटरप्राइज जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो वो इसके बिना, इन कॉन्सेप्ट्स के बिना या प्रिंसिपल्स के बिना नहीं बना सकता, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, हम इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और इसको एक और नाम देते हैं अकाउंटिंग, आप इसको बोलेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये नाम बोल देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप जो है इन अजम्पशंस के बिना और इन कॉन्सेप्ट्स के बिना आप इसको नहीं बना सकते, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें गाइड करते हैं ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। समझ रहे हैं आप, ध्यान से सुनिए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या अजम्पशन कहें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाते समय हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं और यही कॉन्सेप्ट्स हमारी फाउंडेशन माने जाते हैं अकाउंटिंग में, राइट। और जो ये कॉन्सेप्ट्स है, ये जो फाउंडेशन माने जाते हैं, ये हमें बताते कि हाउ ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड, रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड, ठीक है। यस, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड। तो इसके अंदर जो है आप इसके अंदर जो है कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिपोर्ट करेंगे, राइट। अब इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो इशू किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और वो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अब इसी के बाद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है और एजम्पशंस है, ठीक है, वो एक ऐसी असम्पशन है जो प्रिज्यूम की गई है टू बी फॉलोड इन द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, आइए हम एक बार देखते हैं। अगर पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग कितने कॉन्सेप्ट है, तो 3, और अदरवाइज टोटल पूछे तो 11, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं एक बार। चलो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है। अब इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या मानता है कि देखो, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं, उससे पहले आप खुद सोचो कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, और उस बिजनेस का पर्पस क्या होगा, ये कि हम 5-6 महीने करें और उसको बंद कर दें, नहीं। आप जब भी बिज़नेस करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो बिज़नेस जो है फले फूले बड़ा हो, काफ़ी सालों तक इसको चलाया जाए, कंटिन्यू चलाया जाए, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि कुछ समय बिज़नेस किया और फिर हम उसको बंद कर दें, राइट। और ये बात हम जानते हैं, यही बात लिख कर दे दी गई, एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया। वो क्या कहता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि हम जब भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस क्या है, हम करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, बिजनेस हमने किया लॉन्ग टाइम के लिए। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में लेन देन तो होगा। अब जब ये ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे तो इस बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, आप ये मानकर चलेंगे कि आप कंटिन्यू बिजनेस करने वाले हैं। और इसी के बेसिस पर ये क्या करता है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं, अब मान लो कि आपने बिजनेस किया, बिजनेस में आपने कोई फिक्स्ड एसेट ली,
ठीक है। और उस फिक्स्ड असेट को रिकॉर्ड करेंगे आप किसके ऊपर, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। हम उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू पर नहीं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे मान लो कि आज मैंने मशीनरी ली बिजनेस में, वो 10 लाख की आई, तो मैं उसको 10 लाख के ऊपर ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब फिक्स्ड एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगेगा। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा टाइम टू टाइम। और जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगी ना, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज होगी, उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बिजनेस ने मशीनरी परचेज की और हमें लगता है कि मैंने एग्जांपल लिया मशीनरी का, और मुझे लगता है कि ये जो मशीनरी है ना, आगे 10 सालों तक जो है इसके ऊपर इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स। और जो मशीनरी की कॉस्ट है, जो आज आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो वो सिर्फ 1 साल का आज का खर्चा नहीं है, वो आने वाले अगले 10 सालों का खर्चा है, क्योंकि आप उस मशीनरी को अगले 10 साल तक यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका खर्चा सिर्फ 1 साल पर नहीं पड़ेगा, आगे आने वाले 10 सालों के ऊपर जाएगा। इसका इम्पैक्ट जो है आगे आने वाले 10 सालों पर पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज। मतलब अगर आज मैंने 10 लाख का खर्चा किया, तो ये 10 लाख का खर्चा आज की तारीख का नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये 10 लाख का खर्चा जो है आगे आने वाले 10 सालों के ऊपर जो है उसमें बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप। तो मार्केट वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट की, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पे जो अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू ले, तो मार्केट वैल्यू को लेना इररिलेवेंट है, क्योंकि वो तो जो है चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, राइट। और इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसमें क्या कहता है कि मार्केट वैल्यू के ऊपर आप फिक्स्ड एसेट नहीं लोगे, और ना ही फिक्स्ड एसेट को जब आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे तो वो भी जो है मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज इररिलेवेंट एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज दीज असेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। आपको मार्केट वैल्यू जाननी ही नहीं है, क्योंकि आपको इसको बेचना ही नहीं है, तो आप इसको बेचने वाले नहीं हो, तो हमें मार्केट वैल्यू इसकी नहीं जाननी, राइट। अब क्या कहता है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जब आउटसाइड पार्टीज एंटर करती हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, या लोन देती हैं, या परचेज करती है डिबेंचर्स वगैरह को, ठीक है, डिबेंचर्स परचेज करती है, या फिर जो शेयर ऑफ द एंटरप्राइज रहता है उनका, तो वो किसके बेसिस पे रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे ही रहता है, राइट। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने एक और एग्जांपल लिया, अभी हमने मशीनरी का एग्जांपल लिया था, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें, विच हैव नो रिलीजेबल वैल्यू, ठीक है, उसकी कोई रिलीजेबल वैल्यू नहीं है, वो शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। अब बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस विल रिसीव्ड इन द नियर फ्यूचर, मान लो आज आपने पहले से ही कोई खर्चा कर दिया, उसका बेनिफिट मिलने वाला है हमें फ्यूचर में, राइट। तो क्या कहता है ये प्रीपेड एक्सपेंस, कि इसकी कोई रिलीजेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें इसका बेनिफिट जो है फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आप लोग क्या है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को क्लासीफाई नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाते, राइट। तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई करना इसको डिफिकल्ट हो जाता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं किस पे, ओरिजिनल अमाउंट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, राइट। आई होप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेम से क्लियर है। देखो अब क्या होता है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, मेथड्स को फॉलो करते हैं, तो मेथड जो है अलग अलग होते हैं। अब किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, राइट। तो अब कंसिस्टेंसी मेथड क्या कहता है कि जो मेथड आप इस साल लगा रहे हो, वही मेथड आप अगले साल भी लगाओ, राइट, ताकि हम इस साल के रिजल्ट को अगले साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकें। अगर आपने क्या किया, इस साल तो कोई और मेथड लगाया, नेक्स्ट ईयर कोई और मेथड लगा रहे हो, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर कोई और मेथड लगा रहे हो, तो आपका रिजल्ट जो है वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये कहूँ कि हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं, ठीक है, डेप्रीसिएशन किस पे लगेगी, फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगी। अब वो अगर हम डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ठीक है, तो अब डेप्रीसिएशन लगाने के कई मेथड होते हैं। अब जैसे मान लो कोई स्ट्रेट मेथड से लगा रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहा है, या फिर अगर कोई रिटर्न डाउन मेथड से लगा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग मेथड्स हैं इनको लगाने के, डेप्रीसिएशन लगाने के।
अब यहाँ पर क्या है कि एक साल तो आपने ये मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दी, अगले साल आपने इसी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दी, तो प्रॉब्लम क्या होगी? मशीनरी तो वही थी, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ भी वही थी, और आपने क्या किया, और उसको आपने परचेज किया था अगले 10 सालों के लिए आप यूज़ करने वाले हो। तो आप जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है बैलेंस शीट कंपेयर करना चाहते हो अपने बिजनेस का, इस साल डेप्रिसिएशन किसी और मेथड से, इस साल किसी और मेथड से, तो आप जो अपने रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप जो भी मेथड फॉलो करो वो सिमिलर रखो, सेम रखो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, स्टॉक वैल्यूएशन के भी अलग अलग मेथड होते हैं, तो आप ऐसा मत करो कि आप एक साल तो कोई और मेथड लगा रहे हो, दूसरे साल कोई और मेथड। अब बैड डेट्स हैं, ठीक है, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं, तो अब जो भी तरीका आप अपनाओ वो सेम रखो। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते, बट आप कुछ समय के लिए कुछ सालों के लिए एटलीस्ट उसको सिमिलर रखो, ताकि आप पिछले कुछ सालों से अपना रिजल्ट जो है कंपेयर कर सकें, राइट। तो ऐसा नहीं है कि रिजिड है या ये नॉन फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिसेस आती हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आप इनको चेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जब आप इनको चेंज करो तो उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, राइट। तो आप इसको ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को भी जो आपको फॉलो करना है। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो आज आप इतना ही करेंगे, जिसके अंदर हमने जो है काफ़ी कुछ वैसे डिस्कस कर लिया है। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग देखा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, और उनके जो है हमने कॉन्सेप्ट्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट समझे हैं, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बाकी के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए इसको प्रिपेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।